हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि अभी हमारा कार्डियोवैस्कुलर का ही चल रहा है, तो कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि अभी जैसे हमें पता है कि नॉर्सेट 8 का जो एग्ज़ाम होगा वो हमारा 12 अप्रैल को होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 117 दिन ही बचे हैं, यानी कि आज जो होगा, आज को मिला के 117 डेज आर लेफ्ट। तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और अपने अकॉर्डिंग अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, और उसके साथ साथ या फिर आप अगर आप प्रीवियस ईयर के साथ साथ आप जितने पीआर यादव की बुक है, पीआर यादव की बुक से पहले प्रेफर करें, फिर उसके बाद ही हायर स्टैंडर्ड बुक पे जाएं। स्टैंडर्ड बुक का मतलब जैसे मैं कहना चाह रही हूँ, जैसे हमारा टारगेट हाई हो गया, टारगेट हाई की बुक जो है, या फिर उसके साथ साथ आप एनक्लेक्स भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले अपना पीआर यादव जो बेसिक बुक है उससे सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। ठीक है। मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अपने हायर उस पर मत जाए, पहले अपना बेसिक को क्लियर करें। जैसे ही आपका बेसिक क्लियर होगा वैसे ही आपको क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट कम होंगे आपके, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैसे आपने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है कि जब से मैंने ये वीडियोज़ डालना स्टार्ट करी है, 117 डेज चैलेंज, आज हमारा 117th डे है। तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसे हमने बताया कि अब हीमोग्लोबिन का कंटेंट तो सबको पता ही होगा कि हीमोग्लोबिन का कंटेंट क्या होता है हमारा। हीमोग्लोबिन का कंटेंट अगर हमारा वो मेल में हो तो फिर कितना होता है, और फीमेल में होता है कितना होता है। तो ये वाली वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। अपनी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जैसे पीएच हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 हो गया, पीएच ऑफ द ब्लड हो गया, या फिर हमारा हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होता है। तो वैसे इन्होंने ये नहीं पूछ रखा कि मेल और फीमेल में, उन्होंने पूछ रखा है एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कितना होता है। तो ह्यूमन बॉडी एवरेज में जो होता है 14 to 16 ग्राम पर DL होता है। अगर हम अगर कुछ भी नहीं पूछ रखा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक पे जाएंगे। बेसिक में कितना एवरेज होता है, एवरेज पूछ रखा है इन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रीमली रैपिड पल्स रेट ऑफ द 200 पर मिनट ऑन द ब्लड प्रेशर। अगर जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है कि अगर पल्स रेट 200 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा। तो ऑप्शन है, द ब्लड प्रेशर रिमेन अनचेंज, द ब्लड प्रेशर विल फॉल, द ब्लड प्रेशर विल बी रेस्ड, और द ब्लड प्रेशर विल फ्लक्चुएट कॉन्स्टेंटली। जब भी हमारी रैपिड पल्स रेट होती है, जब भी हमारी रैपिड पल्स रेट होती है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, जब भी पल्स हाई होगी तो बीपी हमारा कम होगा। ये आपने ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट है। जब भी पल्स बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा बीपी फॉल होगा। तो इसमें आंसर विल बी द ब्लड प्रेशर विल बी फॉल। ठीक है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, एक वाला क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मॉडिफिएबल। इसमें क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स। अगर पूछ रखा है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर पूछ रखा है, मॉडिफाई जिसको हम कर सकते हैं, यानी कि जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। जैसे मान लो ऑप्शन है एज, एज में तो कोई चेंजेस नहीं ला सकते। अगर एज हमारी ज़्यादा अडल्ट एज है तो उसमें चेंजेस नहीं लेकर आ सकते। हम जेनेटिक्स में भी नहीं लेकर आ सकते। जेनेटिक्स जीन्स हमारे जैसे हमारे बाय बर्थ से हमें जो पेरेंट्स से मिले वैसे ही हमारे रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम। स्मोकिंग में कर सकते हैं, स्मोकिंग कम कर सकते हैं हम, अगर हमारे पास क्या है, मॉडिफाई कर सकते हैं उनमें। ठीक है। अगर हमारे कार्डियक प्रॉब्लम है तो कार्डियक प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर हमें उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्मोकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन विड बी द राइट आंसर, स्मोकिंग। एंड द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, प्रीवियस हिस्ट्री अगर कोई डिजीज है तो उसे हम तो चेंज नहीं कर सकते। जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई पहले से ही कैंसर रिलेटेड है, या फिर कैंसर रिलेटेड है, या फिर कोई और जेनेटिकली डिजीज है, तो उसको हम क्योर नहीं कर सकते। उसमें जिसमें चेंजेस कर सकते हैं, हम स्मोकिंग में चेंजेस कर सकते हैं। स्मोकिंग को हम क्विट कर सकते हैं, या फिर हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। ठीक है। दिस इज द मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये पूछ रखा है, जैसे इन द अडल्ट पेशेंट, अडल्ट पेशेंट है, आर्टीरियल फंक्शन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज कैन बी डिटरमाइंड बाय असेसिंग द, यानी कि अब बोल रखा है आर्टीरियल फंक्शन हमें चेक करना है लोअर एक्सट्रीमिटीज का, कैन बी डिटरमाइंड बाय असेसिंग द एलेंस टेस्ट। एलेंस टेस्ट जब करते हैं, एलेंस टेस्ट कब चेक करते हैं, जब हम पेटेंसी चेक कर रहे होते हैं। जब हमें एबीजी निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, एलेंस टेस्ट में हम दोनों आर्टरीज की, रेडियल और अल्नर आर्टरीज की पेटेंसी चेक करने के लिए हम एलेंस टेस्ट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, वो हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ में होता है। रेडियल और अल्नर आर्टरीज के लिए पेटेंसी चेक करने के लिए होता है एलेंस टेस्ट, वो एबीजी के टाइम करते हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट बी ऑप्शन है होमन साइन। होमन साइन किस में होता है, डीवीटी में होता है। डीवीटी में होमन साइन होता है। होमन साइन क्या होता है, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस अगर है, वो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रहा है तब वो होता है हमारा होमन साइन देखने को मिलता है। होमन साइन में क्या होता है, हमारी जो वो होती है, जितनी भी हमारी वेन्स होती हैं उसमें क्या हो जाता है, हमारी ब्रूजिंग होने लग जाती है। दैट विल बी द कंडीशन ऑफ होमन साइन। तो ये तो हो नहीं सकता। हमें बोल रखा है कि आर्टीरियल फंक्शन को चेक करना है हमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। हम क्या करेंगे, पीडल पल्स चेक करेंगे, सबसे बेस्ट है पीडल पल्स चेक करेंगे।
करेंगे। पीडल पल्स में हम क्या करेंगे, पैर के जो फॉरवर्ड रीजन होता है वहाँ से हम पीडल पल्स चेक करेंगे, वहाँ पर हम आर्टरियल फंक्शन चेक करेंगे, वहाँ पर हम पल्स चेक करेंगे, उनको असेस करेंगे, फील करेंगे, वेन को फील करेंगे, और फिर उसके बाद हम वेन की आर्टरीज को फील करेंगे, तब हमें पता चलेगा पीडल पल्स। जैसे हम क्या करते हैं, जब भी हम पल्स चेक करते हैं तो हम यहाँ से रेडियल पल्स चेक करते हैं ना, वैसे ही पीडल पल्स होता है। कुलन साइन, डी ऑप्शन है कुलन साइन। कुलन साइन किस में होता है, पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन में जो होता है हमारा कुलन साइंस हॉलमार्क साइन होता है, जो हमारा पैंक्रियाटिक कंडीशन में होता है। कुलन साइंस क्या होता है, पेरी अम्बिलिकल रीजन में प्रेजेंट होता है, पैंक्रियाटाइटिस में भी होता है। और जब पेशेंट जब डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है, जब पेशेंट हेमरेजिक कंडीशन में होता है, तब हमारा कंडीशन भी हमारी कुलन साइन में देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन में अगर हेमरेजिक कंडीशन है, ब्लीडिंग कंडीशन है, तब भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुलन साइन क्या होता है, पेरी अम्बिलिकल रीजन के अराउंड क्या हो जाता है, हमारी इकाइमोसिस हो जाता है, इकाइमोसिस और द ब्रूजिंग साइन हो जाते हैं, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ कुलन साइन। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। इसका ऑप्शन होगा पीडल पल्स चेक करेंगे। अब है क्वेश्चन है, नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर जो होता है हमारा 10 to 15 सेंटीमीटर ऑफ H2 होता है। जितनी भी रीडिंग्स है आपको टिप्स में पता होनी चाहिए, जो भी रीडिंग्स है आप एक नोट्स बना लो साइड में, एक पेपर में नोट्स बना लो, जहाँ जहाँ रीडिंग्स आ रही है, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, पीएच हो गया, अगर मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस एसिडोसिस पढ़ रहे हैं तो उसमें भी रीडिंग्स हैं, तो उसमें एक पेपर में नोट कर लो और उसको डेली रिवाइज करो उसको। ठीक है, और डेली आपको क्या करना है, जितने भी हमारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी डेली रिवाइज करना है। जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन, तभी जितना आप देखोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो बोल रखा है नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर हमारा जो होता है 10 to 15 सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है, ये हमें पता है। अब बोल रखा है जीरोइंग पॉइंट इन द सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग इज नोन एज। अगर हमारा सेंट्रल वीनस प्रेशर है और उसमें पूछ रखा है जीरोइंग पॉइंट क्या होता है, जीरोइंग पॉइंट जो होता है हमारा फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस प्रेशर पे होता है, उस पर ही हम क्या करते हैं, जीरोइंग पॉइंट वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर जीरो होता है। अब बोल रखा है एट द मिड क्लैविकुलर लाइन, एट द मिड एक्सिलरी लाइन, एट द फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस, या फिर हमारा एट द लेवल ऑफ एट्रियम, एट द लेवल ऑफ फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस। फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस पे हमारा 0 पॉइंट होता है, वहाँ पे प्रेशर 0 होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, एट द जीरो, अगर जीरोइंग पॉइंट पूछ रखा है। अब बोल रखा है फॉर इफेक्टिव, अब बोला फॉर इफेक्टिव मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल वीनस प्रेशर। अब ये सेंट्रल वीनस प्रेशर के क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, सेंट्रल वीनस प्रेशर के क्वेश्चन आप देख लेना, अदर बुक्स से भी रेफर कर लेना, जैसे आपको पिया यादव में अगर कुछ भी किसी से भी रिलेटेड टॉपिक से आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने डाल सकते हैं, और वीडियो को एंड तक देखना, यही मैं बोलूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल वीनस प्रेशर द ट्रांसड्यूसर मस्ट बी लेवल एट द रेफरेंस पॉइंट ऑफ। हमारा एक तो रेफरेंस पॉइंट वही होता है, क्योंकि वहीं पर ही 0 पॉइंट प्रेशर होता है, जीरोइंग पॉइंट वही होता है, और वहीं से ही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, वहीं से हम क्या करते हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब वही पॉइंट क्या होता है, दैट इज द कंडीशन, जो रेफरेंस पॉइंट होता है, जो हमारा जीरोइंग पॉइंट होता है, वही हमारा क्या होता है, फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस प्रेशर होता है। ठीक है, तो आंसर जो होगा फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस, न्यूमोस्टैटिक तो कुछ नहीं होता, कोरोनल एक्सिस एंड द इंटरकोस्टल एक्सिस, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान देना है और क्वेश्चंस को टिक मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फॉल्टी इनकरेक्ट इंसर्शन ऑफ द CVP लाइंस इज। अब बोल रखा है कॉम्प्लिकेशंस का बोझा, जब हम सेंट्रल वीनस प्रेशर CVP लाइन हम इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट के टाइम पे हमारी कॉम्प्लिकेशन होने के कौन कौन से चांसेस हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, एक तो या तो हमारा प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, कार्डिक टैम्पोनेट हो सकता है, या फिर हमारा सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा हो सकता है। इसमें सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा न्यूमोथोरेक्स कंडीशन होती है। न्यूमोथोरेक्स जैसा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, इसको राइट डाउन कर लेना। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है न्यूमोथोरेक्स होता है, और जो प्लूरल इफ्यूजन और कार्डियक टैम्पोनेट है वो हमारे लेट कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं, और सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा नहीं होता है इसमें कॉम्प्लिकेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमोथोरेक्स जो होता है अर्ली कॉम्प्लिकेशन होता है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन CVP लाइन इंसर्शन के टाइम पे अर्ली कॉम्प्लिकेशन जो होता है हमारा न्यूमोथोरेक्स होता है। अब बोल रखा है द पोजीशन यूज्ड फॉर असेसिंग द जुगुलर वेन डिस्टेंशन। जब भी जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो जाती है, अगर पेशेंट को जुगुलर वीनस डिस्टेंशन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जब भी जुगुलर वेन डिस्टेंशन है तो ये किसका साइन हो सकता है, इट इज़ अ कुसुमल साइन। कुसुमल साइन का होता है अगर जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो गई है तो इसमें आपको ये देखना है, जब भी हमें जुगुलर वेन को असेस करना है तो आपको फॉबलर्स पोजीशन देनी है। फॉबलर्स पोजीशन में भी हमें 30 डिग्री पे, हमें पेशेंट को बोलना है कि फॉबलर्स पोजीशन में 30 डिग्री पे लाई डाउन करे हो, और फिर उसके बाद आप असेस करनी है जुगुलर वेन डिस्टेंशन। ठीक है, इसमें बोल रखा है हाई फॉलोअर्स पोजीशन देनी है, या फिर आपको टेंडेंट पर पोजीशन देनी है, या रेज करना है 30 डिग्री पे, या फिर आपको साइड लाइन पोजीशन देनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, रेज करना है 30 डिग्री एंगल पे, सो दैट कि पेशेंट को हम जुगुलर वेन डिस्टेंशन पता चल पाए। ठीक है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन किसके लिए होती है, फॉर द कुसुमल रेस्पिरेशन, फॉर द कुसुमल साइन जो होता है कुसुमल रेस्पिरेशन। कुसुमल रेस्पिरेशन किसमें होता है हमारा, इन केस ऑफ, या फिर हमारी हार्ट कंडीशन है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया, या फिर हमारी कंडीशन अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी हमारा कुसुमल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, कुसुमल साइन देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, कुसुमल साइन इज, कुसुमल साइन क्या होता है, राइज इन द जुगुलर वेनस प्रेशर इन द ऑन द इंस्पायरेशन। ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन, राइज ऑफ द जुगुलर वेनस प्रेशर ऑन द एक्सपायरेशन, और विजल
visible carotid pulsation during the inspiration, visible carotid pulsation during the expiration. अब हमें पता है कुसुमल साइन जो होता है हमारा जुगुलर वेन डिस्टेंशन के लिए टाइम किया जाता है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन हम कब चेक करेंगे, जब पेशेंट को इंस्पायर करने के लिए बोलेंगे, पेशेंट को इनहेल करने के लिए बोलेंगे, और तब उसके टाइम पे उस टाइम पे अगर हमारी जुगुलर वेन डिस्टेंशन दिखती है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ कुसुमल साइन। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखना है कुसुमल साइन कब होगा, कुसुमल साइन कब होगा, जब हमारा क्या है जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगी। अब जुगुलर वेन डिस्टेंशन हम कब बोलेंगे पेशेंट को, जब हम रेस करेंगे। पहले तो हम असेस कब कर पाएंगे, पेशेंट को पोजीशन देनी पड़ेगी उसके लिए। पोजीशन कौन से देंगे, रेस करेंगे हम 30 डिग्री के एंगल पे, और फिर उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, पेशेंट को 30 डिग्री के एंगल पे उसको इनहेल करने के लिए बोलेंगे। अब इनहेल करने के लिए बोलने के बाद फिर हम उसे बोलेंगे पेशेंट को कि आप इनहेल करो, और फिर उसके बाद आप असेस करोगे जुगुलर वेन डिस्टेंशन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, rise in the jugular venous pressure, that is the condition known as the कुसुमल रेस्पिरेशन, कुसुमल साइन। ठीक है, कुसुमल साइन जो होता है हमारा राइट वेंट्रिकुलर अगर फेलियर कंडीशन हो गई है, कॉम्प्लिकेशंस अगर हो गए हैं, तो उस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कुसुमल साइन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेना। ये कॉन्सेप्ट कुसुमल साइन पूछ सकते हैं, पूछा जाता है नॉर्सेट में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ साइन के बारे में पूछ लेंगे, कौन सी पोजिशन देते हैं हम किसी भी साइन के बारे में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्सेट में। ठीक है, हम एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर नॉर्सेट 7 में रिपीट हुआ था। ये क्वेश्चन, बूट शेप हर्ट इन द चेस्ट एक्सरे इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, अगर किसी ने नॉर्सेट 7 का दिया होगा प्रीलिम्स या मेंस, मेरे को ये याद नहीं है प्री में था या मेंस में था, लेकिन ये क्वेश्चन था बूट शेप्ड हार्ट इज चेस्ट इन अ चेस्ट एक्सरे इज कॉमनली एसोसिएटेड विद। जब भी बूट शेप होता है तो फैलॉट, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट में होता है। आपको देखते ही क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो होती है साइंस वगैरह हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से साइन किस में होते हैं। ठीक है, उसके लिए आप या तो चार्ट बना लीजिए, चार्ट, या फिर कोई नोट्स में किसी पेपर पे लिख लीजिए और उसको डेली रिवाइज कीजिए। ठीक है, तभी आपको क्लियर होंगी चीज़ें और याद रहेंगी चीज़ें। जैसे बोल रखा है ऑप्शन है मिट्रल स्टेनोसिस, रोमेटिक फीवर, या फिर आयोटिक रिगर्जिटेशन, या फिर हमारा फैलॉट ऑफ टेट्रोलॉजी, फैलॉट्स टेट्रोलॉजी। अब इसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट में हमारा क्या होता है, बूट शेप चेस्ट एक्सरे देखने को मिलता है। जब भी पेशेंट को बोलते हैं कि चेस्ट एक्सरे दिखाओ अपना, तो उसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट अगर कंडीशन है तो उसमें बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमने देखा कि ये क्वेश्चंस हमने किए। आपको क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। अगर आप कार्डियो कर रहे हैं तो कार्डियो के अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और अगर आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो तो उसके क्वेश्चन आंसर्स जरूर करने हैं। कोई टॉपिक पढ़ो फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करो, टॉपिक पढ़ो क्वेश्चन आंसर्स करो। क्वेश्चन आंसर्स जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जो कॉन्सेप्ट आपको न्यू लगता है तो आप क्या करो, जैसे आपको रीज़न अगर दे रखा है किसी भी बुक में, जैसे आप पी आर यादव की देखोगे तो उसमें रीज़न दे रखा होता है। टारगेट हाई से कर रहे हो तो टारगेट हाई में भी क्वेश्चंस के रीजंस दे रखे होते हैं कुछ क्वेश्चंस के नीचे। तो आप उन रीजंस को पढ़ो, एक्सप्लेनेशन को पढ़ो। अगर आपको न्यू चीज़ लगती है तो उसको अपने जहाँ पर आपके हाईलाइटर्स हैं उसमें आप लिख लीजिए, जिससे आपको ईजी होगा कि अगर नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आएगा तो आप अपने जो कॉन्सेप्ट है वो आप अपने इंप्लीमेंट कर सको। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड हम नेक्स्ट हमारा जो होगा वो भी हमारा कार्डियो का ही होगा। अभी कार्डियो क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं मेरे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।